हेलो फ्रेंड्स, जलको स्टडी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन पढ़ने वाले हैं राजस्थान की सिंचाई परियोजनाएं। यदि आप चतुर्थ श्रेणी, रीट, पटवार, आरएस, ईओआरओ और टीचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल होने वाला है। आज अपन पढ़ने वाले हैं राजस्थान की सिंचाई परियोजनाएं और ये वीडियो इम्पोर्टेंट होगा। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला जिला गंगानगर है और न्यूनतम जो सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला जिला तो गंगानगर है और न्यूनतम सिंचित क्षेत्रफल वाला जिला है राजसमंद। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे कि राजस्थान का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, गंगानगर। न्यूनतम क्षेत्र यानी कि सिंचित क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, राजसमंद है। प्रतिशत में कौन सा है, सर्वाधिक सिंचित प्रतिशत वाला जिला गंगानगर है, यानी सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल और प्रतिशत में गंगानगर आगे है भाई। और वह न्यूनतम सिंचित प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, चूरू है। प्रतिशत में यानी कि न्यूनतम चूरू है और बल्कि वैसे यानी कि सिंचित क्षेत्र में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला है राजसमंद और प्रतिशत में चूरू, और वैसे यानी कि सर्वाधिक में, प्रतिशत में और क्षेत्रफल में गंगानगर आगे है। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई पूर्वी भाग में होती है। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है, पूर्वी भाग में होती है। राजस्थान में 15 नदी बेसिन चिन्हित किए गए हैं। इन नदी बेसिनों में कुल उपलब्ध सतही जल की मात्रा लगभग 158.60 लाख एकड़ फीट यानी 15.86 MAF है, जो देश में कुल उपलब्ध जल संसाधन का 1.16% हिस्सा है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। देश के कुल उपलब्ध जल संसाधन का राजस्थान में हिस्सा कितना है, यानी कि 1.16% हिस्सा है। फिर से देखो, राजस्थान में 15 नदी बेसिन चिन्हित किए गए हैं। इन नदी बेसिनों में कुल उपलब्ध सतही जल की मात्रा लगभग 158.60 लाख एकड़ फीट है, यानी 15.86 MAF है, जो देश में कुल उपलब्ध जल संसाधन का 1.16% हिस्सा है। राजस्थान में आगे अपन पढ़ते हैं तो राजस्थान में सर्वाधिक जो सिंचाई है वो होती है कुओं और नलकूपों से होती है। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई कुएं और नलकूपों से होती है। कुएं व नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई जयपुर और जोधपुर में होती है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे कि राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई कुएं और नलकूपों से होती है, लेकिन कहाँ होती है, तो जयपुर और जोधपुर में। नहरों से सर्वाधिक सिंचाई होती है गंगानगर में। सर्वाधिक नहरों से सिंचाई होती है गंगानगर में। और तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई होती है भीलवाड़ा और उदयपुर में। यानी तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है, भीलवाड़ा और उदयपुर में। अब डायग्राम में देख लो, यानी कि ये कुएं हैं और इधर ये नलकूप है भाई, यहाँ से ये जल आ रहा, और ये इधर देखोगे नहर है और ये तालाब बने हुए हैं। अब प्रतिशत की बात करें कि कुओं से कितने प्रतिशत सिंचाई होती है राजस्थान में, तो ओपन वेल्स यानी कुओं से सिंचाई होती है राजस्थान में 20.10%। नलकूपों से 49.29%। सर्वाधिक नलकूपों से सिंचाई होती है राजस्थान में 49.29%। नहरों से सिंचाई होती है 28.39%। तालाबों से सिंचाई होती है 0.33%। सबसे कम तालाबों से सिंचाई होती है 0.33%। सर्वाधिक नलकूपों से सिंचाई होती है 49.29%। फिर कुओं से होती है 20.10%। फिर नहरों से होती है, नलकूपों के बाद नहरों से सिंचाई होती है 28.39% और तालाबों से 0.33% सिंचाई होती है। तो इस प्रकार ये आंकड़े आप याद रखेंगे कि कुओं से सिंचाई 20.10%, नलकूपों से सिंचाई 49.29%, नहरों से सिंचाई 28.39%, तालाबों से सिंचाई 0.33%। सिंचाई परियोजनाएं मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। सिंचाई परियोजनाएं मुख्यतः कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की। पहला जो प्रकार है वो है बहुउद्देशीय परियोजना। पहला
पहला जो प्रकार आता है वो आता है बहुउद्देशीय परियोजना, यानी जिसका जल बहुत सारे उद्देश्य यानी पेयजल के लिए, सिंचाई के लिए और विद्युत उत्पादन के लिए काम में आता है, वह बहुउद्देशीय परियोजना कहलाती है। जिसका जल पेयजल, पीने के लिए, सिंचाई के लिए और विद्युत उत्पादन के लिए काम आता है, उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का नवीन मंदिर कहा है। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का नवीन मंदिर कहा है। दूसरी आती है वृहद सिंचाई परियोजना। वृहद सिंचाई परियोजना जिनका कृषि कमांड क्षेत्र 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा होता है, वह वृहद सिंचाई परियोजना होती है। जिसका कृषि कमांड क्षेत्र 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा होता है। तीसरी होती है मध्यम सिंचाई परियोजना, और इसका कृषि कमांड क्षेत्र 2 से 10,000 हेक्टेयर के बीच होता है। मध्यम सिंचाई परियोजना का कृषि कमांड क्षेत्र होता है 2 से 10,000 हेक्टेयर के बीच होता है। और चौथी आती है लघु सिंचाई परियोजना। लघु सिंचाई परियोजना जिनका कृषि कमांड क्षेत्र 2,000 हेक्टेयर से कम होता है, वह लघु सिंचाई परियोजना कहलाती है। अब सर्वप्रथम पढ़ेंगे बहुउद्देशीय परियोजना भांकड़ा नांगल परियोजना। भांकड़ा नांगल परियोजना भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। कौन सी? भांकड़ा नांगल परियोजना है। यह भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है भांकड़ा नांगल परियोजना। राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है भांकड़ा नांगल परियोजना, जो भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। सतलज नदी पर 2 बांध बनाए गए हैं, यानी कि जो भांकड़ा नांगल परियोजना है सतलज नदी पर है। तो सतलज नदी पर 2 बांध बनाए गए हैं। एक बांध का नाम है भांकड़ा बांध, दूसरे का नाम है नांगल बांध। अब पढ़ेंगे सर्वप्रथम भांकड़ा बांध। ये आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये भांकड़ा बांध है। भांकड़ा बांध बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर स्थित है। भांकड़ा बांध। भांकड़ा बांध कहाँ स्थित है? बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर स्थित है। इसकी नींव, भांकड़ा बांध की नींव 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। भारत का दूसरा ऊंचा बांध है भांकड़ा बांध। भांकड़ा बांध बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर है। इसकी नींव 1955 में पंडित नेहरू ने रखी। भारत का दूसरा ऊंचा बांध है भांकड़ा बांध। पहला कौन सा है तो वो भी देख लेते हैं। नोट, भारत का सबसे ऊंचा बांध भागीरथी नदी पर टिहरी बांध है, जो कि 260 मीटर ऊंचा है और ये उत्तराखंड में है। भाई याद रखेंगे, भारत का सबसे ऊंचा बांध भागीरथी नदी पर टिहरी बांध है, 260 मीटर ऊंचा है और उत्तराखंड में है। और दूसरा भांकड़ा नांगल बांध है। भांकड़ा बांध के पीछे गोविंद सागर झील भी है। भांकड़ा जो बांध है सतलज नदी पर बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में, इस भांकड़ा बांध के पीछे गोविंद सागर झील भी है। भांकड़ा बांध को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चमत्कारी विराट वस्तु कहा है। चमत्कारी विराट वस्तु किसने कहा है? भांकड़ा बांध को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चमत्कारी विराट वस्तु की संज्ञा दी है। दूसरा आता है नांगल बांध, और ये है नांगल बांध। भाई नांगल बांध दूसरा है नांगल बांध, रोपड़ पंजाब में सतलज नदी पर बनाया गया है। नांगल बांध है ये रोपड़ पंजाब में सतलज नदी पर बनाया गया है। नांगल बांध से 2 नहरें निकाली गई हैं। नांगल बांध से कितनी नहरें निकाली गई हैं? 2 नहरें निकाली गई हैं। 2 नहरें निकाली गई हैं नांगल बांध से। पहली नहर का नाम है बिस्त दोआब नहर। जो नांगल बांध से 2 नहरें निकाली गई हैं, पहली का नाम है बिस्त दोआब नहर। पंजाब को सिंचाई सुविधा मिलती है। इस बिस्त दोआब नहर से पंजाब को सिंचाई सुविधा मिलती है, जो नांगल बांध से निकाली गई है। दूसरी निकाली गई है भांकड़ा नहर। सिंचाई सुविधा राजस्थान, पंजाब और हरियाणा को होती है। भांकड़ा नहर जो नांगल बांध से निकाली गई है, इससे सिंचाई सुविधा राजस्थान को, पंजाब को और हरियाणा को
होती है, यानी 3 राज्य को होती है, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा को। जबकि बिस्त दोआब नहर से केवल पंजाब को सिंचाई सुविधा मिलती है। नांगल भांकड़ा नांगल परियोजना से सर्वाधिक लाभ यानी हनुमानगढ़ जिले को होता है। 1959 में राजस्थान व पंजाब के मध्य भांकड़ा नांगल समझौता हुआ, जिसमें राजस्थान का हिस्सा 15.22% रखा गया, जिसमें राजस्थान के 2.3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। यानी 1959 में राजस्थान व पंजाब के मध्य भांकड़ा नांगल समझौता हुआ था। कब? 1959 में, जिसमें राजस्थान का 15.22% हिस्सा रखा गया, जिसमें राजस्थान के 2.3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। अगली आती है व्यास परियोजना। अगली कौन सी परियोजना है? व्यास परियोजना। व्यास परियोजना भी संयुक्त परियोजना है, जो राजस्थान और पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। व्यास परियोजना राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। व्यास नदी पर पंडोह बांध मंडी हिमाचल प्रदेश में बनाया गया है। वह पोग बांध कागड़ा हिमाचल प्रदेश में बनाए गए हैं। जो व्यास नदी है, इस पर पंडोह बांध मंडी हिमाचल प्रदेश में बनाया गया है, पंडोह बांध व्यास नदी पर, और दूसरा पोग बांध व्यास नदी पर कागड़ा हिमाचल प्रदेश में बनाए गए हैं। यहाँ आप डायग्राम में भी देखेंगे, ये पंडोह बांध है और दूसरा पोग बांध है। आगे अपन बढ़ते हैं तो व्यास नदी का अतिरिक्त जल सतलज नदी को प्राप्त हो, इसके लिए पंडोह बांध से भांकड़ा बांध तक व्यास सतलज लिंक चैनल का निर्माण किया जाएगा। यानी व्यास नदी का अतिरिक्त जल सतलज नदी को प्राप्त हो, इसके लिए पंडोह बांध से भांकड़ा बांध तक व्यास सतलज लिंक चैनल का निर्माण किया गया। अगली आती है रावी व्यास विवाद। अगला विवाद आता है, यानी कि परियोजनाओं में विवाद भी हुए थे, तो रावी व्यास विवाद। क्या था रावी व्यास विवाद? 1960 में भारत व पाकिस्तान के मध्य विश्व बैंक की मध्यस्थता से कराची पाकिस्तान में सिंधु जल संधि समझौता हुआ, जिसमें भारत को सतलज, रावी, व्यास नदियों के जल उपयोग का अधिकार मिला था। यानी रावी व्यास विवाद क्या था? 1960 में भारत व पाकिस्तान के मध्य विश्व बैंक की मध्यस्थता से कराची पाकिस्तान में सिंधु जल संधि समझौता हुआ, जिसमें भारत को सतलज, रावी, व्यास नदियों के जल उपयोग का अधिकार मिला था। अगला आता है इराडी आयोग। ये इराडी आयोग क्या था भाई? ये भी अपन जान लेते हैं। इराडी आयोग क्या था? इराडी आयोग राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के मध्य रावी व्यास परियोजना के जल बंटवारे को लेकर विवाद हुआ। तब राजीव लोंगेवाला समझौता 1985 के तहत न्यायमूर्ति इराडी की अध्यक्षता में गठित किया गया। इसके अनुसार राजस्थान का हिस्सा 86 लाख एकड़ फुट निर्धारित रखा गया। फिर से देखो, इराडी आयोग राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के मध्य रावी व्यास परियोजना के जल बंटवारे को लेकर विवाद हुआ था। रावी व्यास परियोजना को लेकर, जल बंटवारे को लेकर विवाद हुआ था राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में। तब राजीव लोंगेवाला समझौता 1985 के तहत न्यायमूर्ति इराडी की अध्यक्षता में गठित किया गया। इसके अनुसार राजस्थान का हिस्सा 86 लाख एकड़ फुट निर्धारित रखा गया। अगली परियोजना है चंबल परियोजना। अगली परियोजना कौन सी है? चंबल परियोजना, जो राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, जिसमें दोनों राज्यों का हिस्सा 50:50% हिस्सा है। यानी राजस्थान का भी 50% है और मध्य प्रदेश का भी 50% हिस्सा है। दोनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है चंबल परियोजना। राजस्थान और मध्य प्रदेश की दोनों राज्यों का हिस्सा 50-50% है। चंबल नदी पर 4 बांध बनाए गए हैं। संपूर्ण जानकारी बांध में देखें, वो टॉपिक पढ़ा दिया गया है। चंबल नदी पर 4 बांध बनाए गए हैं। अगली परियोजना आती है धौलपुर लिफ्ट परियोजना। कहाँ स्थित है? धौलपुर में।
चंबल का पानी धौलपुर में सिंचाई के लिए उपलब्ध कराना। इस धौलपुर लिफ्ट परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? चंबल का पानी धौलपुर में सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाना। और धौलपुर लिफ्ट परियोजना कहाँ स्थित है? धौलपुर में। अगली परियोजना आती है सोम कागदर परियोजना। यह भी सोम कागदर परियोजना। सोम कागदर परियोजना खेरवाड़ा उदयपुर में स्थित है। सोम कागदर परियोजना खेरवाड़ा उदयपुर में स्थित है। सोम नदी पर यह निर्मित है। सोम कागदर परियोजना सोम नदी पर निर्मित है, खेरवाड़ा उदयपुर में। अगली परियोजना आती है नंद संबंध परियोजना। अगली परियोजना कौन सी है? नंद संबंध परियोजना राजसमंद में बनास नदी पर स्थित है। नंद संबंध परियोजना राजसमंद में बनास नदी पर स्थित है। राजसमंद को पेयजल व सिंचाई सुविधा मिलती है नंद संबंध परियोजना से। नंद संबंध परियोजना राजसमंद में बनास नदी पर है। राजसमंद को पेयजल और सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराती है नंद संबंध परियोजना। अगली परियोजना आती है ओराई परियोजना। पूछा जा सकता है ओराई परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है, ओराई नदी पर निर्मित है। ओराई परियोजना ओराई नदी पर चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अगली परियोजना आती है मानसी वाकल परियोजना। अगली परियोजना कौन सी है? मानसी वाकल परियोजना जो उदयपुर में स्थित है। यह है भाई मानसी वाकल परियोजना कहाँ स्थित है? उदयपुर में। मानसी वाकल नदियों का पानी पिछोला झील में लाने के लिए बनाई गई है। मानसी वाकल परियोजना उदयपुर में है। मानसी वाकल जो नदियां हैं उनका जल पिछोला झील में लाने के लिए बनाई गई है मानसी वाकल परियोजना। उदयपुर को जल की आपूर्ति करती है मानसी वाकल परियोजना। अगली परियोजना आती है कोठारी परियोजना, भीलवाड़ा में है। यह है कोठारी परियोजना जो कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में स्थित है कोठारी परियोजना। कोठारी नदी पर मेजा बांध बना हुआ है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में बना हुआ है। कोठारी परियोजना भीलवाड़ा में है और कोठारी नदी पर मेजा बांध बना हुआ है, मांडल भीलवाड़ा में बना हुआ है। भीलवाड़ा को पेयजल की आपूर्ति करती है। कोठारी जो परियोजना है यह भीलवाड़ा को जल की आपूर्ति करती है पीने के लिए। अगली परियोजना है माही बजाज सागर परियोजना जो राजस्थान व गुजरात की संयुक्त परियोजना है। माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान गुजरात की संयुक्त परियोजना है। माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। इसमें राजस्थान का हिस्सा 45% है, वहीं गुजरात का हिस्सा 55% है। लेकिन इससे बनने वाली विद्युत 100% राजस्थान को मिलती है। ये माही बजाज सागर परियोजना है जो कि राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। इसमें राजस्थान का हिस्सा 45% है, वहीं गुजरात का हिस्सा 55% है। लेकिन इससे जो विद्युत उत्पादन होती है वह 100% राजस्थान को मिलती है। माही परियोजना का सर्वाधिक लाभ राजस्थान के बांसवाड़ा जिले को मिलता है। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। माही परियोजना का सर्वाधिक लाभ बांसवाड़ा जिले को मिलता है। माही नदी पर कागदी पिकअप बांध बांसवाड़ा में बनाया गया है जिससे सिंचाई के लिए 2 नहरें निकाली गई हैं। माही नदी पर कागदी पिकअप बांध बांसवाड़ा में बनाया गया है जिससे सिंचाई के लिए 2 नहरें निकाली गई हैं। पहली नहर है आनंदीपुर भूकिया नहर जिससे बांसवाड़ा में सिंचाई होती है। यानी कि जो माही परियोजना है इस पर पिकअप बांध बांसवाड़ा में जो बनाया गया है इससे 2 नहरें निकाली गई। पहली नहर आनंदीपुर भूकिया नहर जिससे बांसवाड़ा में सिंचाई होती है। दूसरी है भिखा भाई सांगवाड़ा नहर। दूसरी कौन सी है? भिखा भाई सांगवाड़ा नहर जिससे डूंगरपुर में सिंचाई होती है। आनंदीपुर भूकिया नहर से बांसवाड़ा में, भिखा भाई सांगवाड़ा नहर से डूंगरपुर में सिंचाई होती है। अगली परियोजना आती है पिंपल खूट हाई लेवल कैनाल। पिंपल खूट हाई लेवल कैनाल कहाँ स्थित है? प्रतापगढ़ में। माही नदी का पानी पिंपल खूट प्रतापगढ़ क्षेत्र में सिंचाई सुविधा के लिए मिले इसके लिए पिंपल खूट हाई लेवल कैनाल बनाया जा रहा है। कहाँ? प्रतापगढ़ में। माही नदी का पानी पिंपल खूट प्रतापगढ़ क्षेत्र में सिंचाई सुविधा के लिए मिले। अगली परियोजना आती है माही हाई लेवल नहर
व जयसमंद पेयजल परियोजना। माही हाई लेवल नहर व जयसमंद पेयजल परियोजना। माही बजा सागर बांध के पानी को जयसमंद झील में उपलब्ध कराने हेतु माही हाई लेवल नहर व जयसमंद पेयजल परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। माही बजा सागर बांध के पानी को जयसमंद झील में उपलब्ध कराने के लिए लाभान्वित जिले कौन कौन से रहेंगे? उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद। यानी कि माही हाई लेवल नहर व जयसमंद पेयजल परियोजना से लाभान्वित जिले उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद हैं। अगली आती है जाखम परियोजना। अगली परियोजना कौन सी है? जाखम परियोजना। जाखम परियोजना प्रतापगढ़ में स्थित है। ये जाखम बांध अभी जाखम नदी पर राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध 81 मीटर जाखम बांध बना हुआ है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। जाखम परियोजना पर यानी जाखम नदी पर राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध 81 मीटर जाखम बांध बना हुआ है। बांध का शिलान्यास मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा किया गया। जो जाखम बांध बना हुआ है जाखम नदी पर 81 मीटर, इस बांध का शिलान्यास मोहनलाल सुखाड़िया ने किया। लाभान्वित जिले की बात करें तो उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ है। यानी जाखम परियोजना से लाभान्वित जिले उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ हैं। अगली परियोजना आती है सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना। अगली परियोजना कौन सी है? सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना। कमला अंबा गांव डूंगरपुर में सोम नदी पर निर्मित है। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना कमला अंबा गांव डूंगरपुर में सोम नदी पर निर्मित है। आसपुर, डूंगरपुर व सलूम्बर में सिंचाई होती है। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना से आसपुर, डूंगरपुर व सलूम्बर में सिंचाई होती है। अगली परियोजना आती है रामजल सेतु लिंक परियोजना, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री भजनलाल हैं, फिर मोदी जी हैं और अन्य कार्यकर्ता हैं। तो रामजल सेतु लिंक परियोजना, इसको अपन अब पढ़ेंगे। राम सेतु लिंक परियोजना। राम सेतु लिंक परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 दिसंबर 2024 को दादिया गांव जयपुर में इसका शिलान्यास किया था। कब? 17 दिसंबर 2024 को दादिया गांव जयपुर में शिलान्यास किया था। किसका? राम सेतु लिंक परियोजना का। राम सेतु लिंक परियोजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 दिसंबर 2024 को दादिया गांव जयपुर से किया था। पुराना नाम क्या है राम सेतु लिंक परियोजना का? पूर्वी राजस्थान नहर। फिर इसका नाम रखा गया पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना। 28 जनवरी 2024 को इस परियोजना को लेकर राजस्थान, मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार में समझौता हुआ। कब? 28 जनवरी 2024 को इस परियोजना को लेकर राजस्थान, मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार में समझौता हुआ। इसमें राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग के 17 जिले शामिल किए गए। कौन कौन से हैं? इसमें राम सेतु लिंक परियोजना में राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग के 17 जिले कौन कौन से? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, डिग, सवाई माधोपुर, जयपुर, कोटपूतली, बहरोड, खेरथल, तिजारा, दौसा, अजमेर, ब्यावर, टोंक, कोटा, बूंदी, बारा झालावाड़ व मध्य प्रदेश के 13 जिले शामिल हैं। इसमें 3.25 करोड़ आबादी को वर्ष 2054 तक पीने का पानी मिलना सुनिश्चित होगा। इसमें यानी राम सेतु लिंक परियोजना से 3.25 करोड़ आबादी को 2054 तक पीने का पानी मिलना सुनिश्चित होगा। चंबल की सहायक नदी बेसिन। चंबल की सहायक नदी बेसिन कुन्नू, कूल, पार्वती, काली सिंध, मेज में उपलब्ध जल को छोटी बड़ी परियोजनाओं के माध्यम से 2.8 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराना है। चंबल नदी की सहायक नदी बेसिन कुन्नू, कूल, पार्वती, काली सिंध, मेज में उपलब्ध जल को छोटी बड़ी परियोजनाओं के माध्यम से 2.8 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराना है।
राम सेतु लिंक परियोजना के तहत 5 बैराज व एक बांध बनाया जाना प्रस्तावित है। जो राम सेतु लिंक परियोजना है, इस पर 5 बैराज और एक बांध बनाया जाना प्रस्तावित है। कौन कौन से बैराज हैं 5? रामगढ़ बैराज जो 12 में है, कोल नदी पर बनाया जाना प्रस्तावित है। महलपुर बैराज ये भी 12 में है, पार्वती नदी पर बनाया जाना प्रस्तावित है। नवनेरा बैराज दिगोद कोटा में। रामगढ़ बैराज 12 में कूल नदी पर। महलपुर बैराज 12 में पार्वती नदी पर। नवनेरा बैराज दिगोद कोटा में काली सिंध नदी पर। इस परियोजना में नवनेरा बैराज की भराव क्षमता सबसे अधिक है, यानी कि राम सेतु लिंक परियोजना में नवनेरा बैराज की भराव क्षमता है वह सबसे अधिक है। चौथा है मेज बैराज, जो कि बूंदी में मेज नदी पर बनाया जाना प्रस्तावित है। मेज बैराज बूंदी में मेज नदी पर बनाया जाना प्रस्तावित है। 5वां है राठौड़ बैराज, ये सवाई माधोपुर में बनास नदी पर बनाया जाना प्रस्तावित है। राम सेतु लिंक परियोजना से 5 बैराज बनाए जाने प्रस्तावित हैं। 5वां है राठौड़ बैराज, जो सवाई माधोपुर में बनास नदी पर बनाया जाना प्रस्तावित है। और छठा है बांध, डूंगरी बांध, यानी एक बांध और 5 बैराज बनाए जाने प्रस्तावित है राम सेतु लिंक परियोजना के तहत। और बांध है डूंगरी बांध, एक बांध, कौन सा? डूंगरी बांध, जो कि सवाई माधोपुर में बनास नदी पर बनाया जाना प्रस्तावित है। अगली परियोजना है परवन सिंचाई परियोजना। परवन सिंचाई परियोजना परवन नदी पर है। कहाँ है? झालावाड़ में। परवन सिंचाई परियोजना झालावाड़ में परवन नदी पर है। झालावाड़ कोटा बारा जिले के 637 गांवों में सिंचाई व पेयजल सुविधा मिलेगी। किसके तहत? परवन सिंचाई परियोजना जो झालावाड़ में है, इसके तहत झालावाड़, कोटा और बारा जिले के 637 गांवों में सिंचाई व पेयजल सुविधा मिलेगी। अगला है अनास बांध, इनको भी याद रखेंगे। अनास बांध किस नदी पर है? तो अनास बांध अनास नदी पर है, बांसवाड़ा में स्थित है। पूछा जा सकता है अनास बांध कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा में। किस नदी पर? अनास नदी पर। दूसरी है सूकली परियोजना। सूकली परियोजना सिरोही में सूकली नदी पर है। सूकली परियोजना सिरोही में सूकली नदी पर है। तकली सिंचाई परियोजना कोटा में है। सावन भादो परियोजना ये भी कोटा में है। तकली सिंचाई परियोजना कोटा में, सावन भादो परियोजना ये भी कहाँ स्थित है? कोटा में। फिर से देखो, अनास बांध अनास नदी पर बांसवाड़ा में है। सूकली परियोजना सिरोही में सूकली नदी पर। तकली सिंचाई परियोजना कोटा में। सावन भादो परियोजना ये भी कहाँ स्थित है? कोटा में। अब बूंदी में देखो, बूंदी में कौन कौन सी परियोजनाएं हैं? तो बूंदी में चाकण सिंचाई परियोजना ये बूंदी में है। गर्दड़ा सिंचाई परियोजना ये भी कहाँ स्थित है? बूंदी में। गुड्डा बांध बूंदी में मेज नदी पर बनाया गया है, यानी चाकण सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? बूंदी में। गर्दड़ा सिंचाई परियोजना ये भी बूंदी में, और गुड्डा बांध ये भी बूंदी में मेज नदी पर बनाया गया है। अब 12 की सिंचाई परियोजनाएं कौन कौन सी हैं? बेथली परियोजना कहाँ स्थित है? 12 में। विलास सिंचाई परियोजना ये भी 12 में स्थित है। लहासी सिंचाई परियोजना ये भी 12 में स्थित है। 12 में मुख्यतः 3 परियोजनाएं स्थित हैं। कौन कौन सी? बेथली परियोजना 12 में, विलास सिंचाई परियोजना ये भी 12 में, और लहासी सिंचाई परियोजना ये भी कहाँ स्थित है? 12 में। अगली परियोजनाएं झालावाड़ की हैं। कौन कौन सी हैं? काली सिंध परियोजना कहाँ स्थित है? झालावाड़ में। हरिश्चंद्र सागर परियोजना ये भी झालावाड़ में स्थित है। गागरिन सिंचाई परियोजना ये भी झालावाड़ में स्थित है। चोली सिंचाई परियोजना ये भी झालावाड़ में है, और छापी सिंचाई परियोजना ये भी झालावाड़ में स्थित है। फिर से देखो, झालावाड़ की परियोजनाएं कौन कौन सी हैं? काली सिंध परियोजना कहाँ स्थित है? झालावाड़ में। हरिश्चंद्र सागर परियोजना कहाँ स्थित है? झालावाड़ में। गागरिन सिंचाई परियोजना ये भी झालावाड़ में स्थित है। चोली सिंचाई परियोजना ये भी झालावाड़ में स्थित है,
और छापी सिंचाई परियोजना ये भी कहाँ स्थित है, झालावाड़ में। भीम सागर परियोजना पूछा जा सकता है, भीम सागर परियोजना कहाँ स्थित है, तो झालावाड़ में। यानी भीम सागर परियोजना कहाँ स्थित है, झालावाड़ में। पीपलाद सिंचाई परियोजना ये भी झालावाड़ में है। तो भीम सागर परियोजना और पीपलाद सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है, झालावाड़ में। अब पढ़ने वाले हैं यानी अन्य सिंचाई परियोजनाएं, जिसमें झालाजी का बराना कहाँ स्थित है, बूंदी में। मेज नदी पर राजस्थान की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना है, ये सोलर प्लेट लगी हुई ये सिंचाई हो रही। तो झालाजी का बराना कहाँ स्थित है, बूंदी में। झालाजी का बराना कहाँ स्थित है, बूंदी में। मेज नदी पर राजस्थान की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना है। अगली है इंदिरा लिफ्ट परियोजना, जो करौली और सवाई माधोपुर को सिंचित करती है। इंदिरा लिफ्ट परियोजना करौली और सवाई माधोपुर को सिंचित करती है। अगली परियोजना है पार्वती सिंचाई परियोजना। धौलपुर में पार्वती नदी पर बनी हुई परियोजना है। पार्वती सिंचाई परियोजना कहाँ है, धौलपुर में पार्वती नदी पर। धौलपुर में पार्वती नदी पर उर्मिला सागर बांध है। यानी इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, धौलपुर में पार्वती नदी पर उर्मिला सागर बांध भी है। बंद बारेठा बांध कहाँ स्थित है, भरतपुर में। बहुत बार पूछा गया है, बंद बारेठा बांध कहाँ स्थित है, भरतपुर में। जो कि कुकुंद नदी पर भरतपुर का सबसे बड़ा बांध है। बंद बारेठा बांध किस नदी पर है, कुकुंद नदी पर। भरतपुर का सबसे बड़ा बांध है बंद बारेठा बांध। अब प्रमुख योजनाएं पढ़ेंगे भाई। प्रमुख योजनाएं कौन कौन सी हैं। पहली योजना आती है आपनी योजना। पहली योजना आपनी योजना जर्मनी की आर्थिक सहायता से चूरू, हनुमानगढ़, झुंझुनू जिलों में संचालित है। आपनी योजना जर्मनी की आर्थिक सहायता से चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़ जिलों में संचालित है। दूसरी आती है जीवन धारा योजना। दूसरी है जीवन धारा योजना। बीपीएल किसानों, अनुसूचित जाति जनजाति के किसानों को सिंचाई सुविधा के लिए बिना खर्चे के सिंचाई कुओं का निर्माण करके देना है। जीवन धारा योजना का उद्देश्य क्या है, बीपीएल में जो किसान वर्ग आते हैं और अनुसूचित जाति और जनजाति के किसानों को सिंचाई सुविधा के लिए बिना खर्चे के सिंचाई कुओं का निर्माण करके देना है। अगली योजना है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इसका प्रारंभ 1 जुलाई 2015 में किया गया। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई परियोजना का प्रारंभ 1 जुलाई 2015 में किया गया, जिसमें केंद्र का हिस्सा 60% है, राज्य का हिस्सा 40% है। समन्वित जल ग्रहण प्रबंध कार्यक्रम, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम तथा ऑन फार्म जल प्रबंधन का समावेश इस योजना में कर दिया गया है। उद्देश्य क्या है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का, सिंचाई सुविधा को प्रभावी बनाना। अगली योजना आती है निरांचल योजना। अगली योजना कौन सी है, निरांचल योजना। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजना है। निरांचल योजना भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजना है, विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित है। निरांचल योजना भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजना है, जो विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित है। राजस्थान सहित 9 राज्यों के 18 जिलों में प्रारंभ की गई है। निरांचल योजना राजस्थान सहित 9 राज्यों के 18 जिलों में प्रारंभ की गई है। राजस्थान के जोधपुर व उदयपुर जिलों में शुरू है। निरांचल योजना राजस्थान के 2 जिलों में शुरू है, जोधपुर और उदयपुर में। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के परिणामों में सुधार लाने के लिए प्रारंभ की गई है निरांचल योजना। अगली योजना आती है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान प्रारंभ कब किया गया इसका, 27 जनवरी 2016 से। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान का प्रारंभ 27 जनवरी 2016 से किया गया। गर्दनखेड़ी झालावाड़ के चेची तालाब से शुरू की गई। उद्देश्य क्या है, गाँव की पेयजल समस्या का समाधान करना। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान का प्रारंभ 27 जनवरी 2016 से
गर्दनखेड़ी झालावाड़ के चेची तालाब से शुरू की गई। उद्देश्य क्या है? गांव की पेयजल समस्या का समाधान करना। अगला मिशन है जल जीवन मिशन। अगली योजना जल जीवन मिशन प्रारंभ किया गया 2019-20 में। जल जीवन मिशन 2019-20 में प्रारंभ किया गया। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन की घोषणा की। कब? 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन की घोषणा की, जिसके तहत 2024 तक 100 से अधिक आबादी वाले गांव में घर घर नल कनेक्शन से 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध कराना है। केंद्र व राज्य की भागीदारी 50:50% है। अगली योजना आती है राजीव गांधी जल संचय योजना। प्रारंभ किया गया अगस्त 2019 में। बस इतना ही याद रखना है, राजीव गांधी जल संचय योजना का प्रारंभ अगस्त 2019 में किया गया। अगली है अटल भूजल योजना। अटल भूजल योजना। अटल भूजल योजना का प्रारंभ 1 अप्रैल 2020 से विश्व बैंक की सहायता से किया गया। देश के 7 राज्यों राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक के 78 जिलों को शामिल किया गया है। विश्व बैंक व भारत सरकार की भागीदारी इसमें 50:50% है। फिर से देखो, अटल भूजल योजना का प्रारंभ 1 अप्रैल 2020 से विश्व बैंक की सहायता से देश के 7 राज्यों अर्थात राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र और कर्नाटक के 78 जिलों को शामिल किया गया है। विश्व बैंक व भारत सरकार की भागीदारी 50:50% है। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य है गिरते भूजल को रोकना व बेहतर प्रबंधन करना है। उद्देश्य क्या है? गिरते हुए भूजल को रोकना व बेहतर प्रबंधन करना है। अगली है हेलीबोर्न सर्वेक्षण तकनीक। हेलीबोर्न सर्वेक्षण तकनीक क्या है? राजस्थान के जोधपुर से शुरू की गई थी। हेलीबोर्न सर्वेक्षण तकनीक राजस्थान के जोधपुर से शुरू की गई, भूजल प्रबंधन के लिए शुरू की गई थी। अगली योजना है राजस्थान मरु क्षेत्र जल पुनर्गठन परियोजना। अगली परियोजना है राजस्थान मरु क्षेत्र जल पुनर्गठन परियोजना। न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा इस परियोजना को वित्त पोषित किया जा रहा है। राजस्थान मरु क्षेत्र जल पुनर्गठन परियोजना को न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा इसी परियोजना को वित्त पोषित किया जा रहा है। इसका प्रारंभ राजस्थान मरु क्षेत्र जल पुनर्गठन परियोजना का प्रारंभ फरवरी 2018 से किया गया। योजना 7 वर्ष में पूर्ण होगी। जो राजस्थान मरु क्षेत्र जल पुनर्गठन परियोजना, इसका प्रारंभ फरवरी 2018 से किया गया। योजना पूर्ण कब होगी? 7 वर्ष में। इस परियोजना से गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर जिले लाभान्वित होंगे। अगली योजना है मुख्यमंत्री राजनीर योजना। मुख्यमंत्री राजनीर योजना का प्रारंभ 13 मार्च 2020 को किया गया। मुख्यमंत्री राजनीर योजना का प्रारंभ 13 मार्च 2020 को किया गया। उद्देश्य क्या है मुख्यमंत्री राजनीर योजना का? शहरी घरेलू उपभोक्ताओं को मासिक 15,000 लीटर का जल शुल्क माफ किया गया है। मुख्यमंत्री राजनीर योजना प्रारंभ 13 मार्च 2020 को किया गया। मुख्यमंत्री राजनीर योजना का उद्देश्य क्या है? शहरी घरेलू उपभोक्ताओं को मासिक 15,000 लीटर का जल शुल्क माफ किया गया है। अगली परियोजना है राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना। जायका यानी जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी यानी राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना जायका यानी JICA जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के सहयोग से
2017 में प्रारंभ की गई। राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना जायका के सहयोग से 2017 में प्रारंभ की गई। उद्देश्य क्या है? राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना का उद्देश्य क्या है? राजस्थान के 27 जिलों की 137 सिंचाई परियोजनाओं का जीर्णोद्धार करना और नए सुधार करना है। फिर से देखो, राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना 2017 में प्रारंभ की गई जायका के सहयोग से। उद्देश्य क्या है? राजस्थान के 27 जिलों की 137 सिंचाई परियोजनाओं का जीर्णोद्धार करना और नए सुधार करना है। अगली है जनता जल योजना। क्या है जनता जल योजना? जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की पेयजल परियोजना को पंचायत स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र में पानी की आपूर्ति की जाती है। यह योजना जैसलमेर, बीकानेर के अलावा सभी जिलों में संचालित है। जनता जल योजना जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की पेयजल परियोजना को पंचायत स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र में पानी की आपूर्ति की जाती है। यह योजना जनता जल योजना जैसलमेर, बीकानेर के अलावा सभी जिलों में संचालित है, लेकिन जैसलमेर और बीकानेर में संचालित नहीं है जनता जल योजना। अब प्रमुख संस्था देख लेते हैं। प्रमुख संस्था, यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप होते हैं। प्रमुख संस्था राजस्थान भूमिगत जल बोर्ड कहाँ स्थित है? जोधपुर में। 1950 में इसकी स्थापना की गई। राजस्थान भूमिगत जल बोर्ड की स्थापना जोधपुर में कब की गई? 1950 में। हाइड्रोलॉजी एंड वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना कहाँ की गई? बीकानेर में। हाइड्रोलॉजी एंड वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की स्थापना बीकानेर में की गई। राजस्थान जल विभाग निगम लिमिटेड की स्थापना जयपुर में 1984 में की गई। सिंचाई प्रबंधन व प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? कोटा में। फिर से देखो, प्रमुख संस्था राजस्थान भूमिगत जल बोर्ड कहाँ स्थित है? जोधपुर में। 1950 में इसकी स्थापना की गई। हाइड्रोलॉजी एंड वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? बीकानेर में। राजस्थान जल विभाग निगम लिमिटेड की स्थापना जयपुर में 1984 में की गई। सिंचाई प्रबंधन व प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? कोटा में। आगे अपन पढ़ते हैं। राजस्थान में भूजल के 302 ब्लॉक हैं। राजस्थान में भूजल के कितने ब्लॉक हैं? 302 ब्लॉक हैं। भूजल ब्लॉक की 5 श्रेणियां हैं। भूजल ब्लॉक, राजस्थान में भूजल के 302 ब्लॉक हैं। भूजल ब्लॉक की 5 श्रेणियां हैं। कौन कौन सी? अति दोहित ब्लॉक 219 हैं। कितने हैं? अति दोहित ब्लॉक कितने हैं? 219। विषम ब्लॉक कितने हैं? 22। अर्ध विषम ब्लॉक कितने हैं? 20 हैं। सुरक्षित ब्लॉक कितने हैं? 38 हैं। और लवणीय ब्लॉक कितने हैं? 3 हैं। तो यानी राजस्थान में भूजल के 302 ब्लॉक हैं। भूजल ब्लॉक की 5 श्रेणियां हैं। पहली श्रेणी आती है अति दोहित ब्लॉक, कितने हैं? 219। दूसरी है विषम ब्लॉक, इसकी संख्या कितनी है? 22। तीसरी है अर्धविषम ब्लॉक, इसकी संख्या 20 है। चौथी है सुरक्षित ब्लॉक, इसकी संख्या 38 है। पांचवा है लवणीय ब्लॉक, इसकी संख्या 3 है। अगला है डार्क जोन। डार्क जोन में कौन कौन से जिले आएंगे? डार्क जोन जिन क्षेत्र में जमीन के पानी का स्तर सामान्य मापदंड से नीचे जाता है उसे डार्क जोन कहते हैं। जिन क्षेत्र में जमीन के पानी का स्तर सामान्य मापदंड से नीचे चला जाता है उसे डार्क जोन कहते हैं। राजस्थान के 14 जिले डार्क जोन में आते हैं। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, झुंझुनू, सीकर, नागौर, जयपुर, दौसा, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, जालौर के सभी ब्लॉक डार्क जोन में है। राजस्थान के 14 जिले डार्क जोन में आते हैं। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, झुंझुनू, सीकर, नागौर, जयपुर, दौसा, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर और जालौर। राज्य की नवीनतम भूजल नीति 18 फरवरी 2010 को शुरू की गई। राज्य की नवीनतम भूजल नीति पूछी गई है, कब की गई शुरू? 18 फरवरी 2010 से। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय जल दिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राज्य की नवीनतम भूजल नीति 18 फरवरी
18 फरवरी 2010 से शुरू की गई। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय जल दिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है। ये थी अपनी सिंचाई परियोजनाएं। हमने वीडियो के एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लिया है पूरा टॉपिक सिंचाई परियोजनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।